आज हम जिस क्राइम की घटना को लेकर उपस्थित हुए हैं उसका वास्ता है उत्तर प्रदेश से। अपनी शादी के बाद खुशी से रील बनाते हुए जो लड़की दिख रही है उसका नाम है प्रगति यादव और इस खुशी की वजह है प्रगति का 3 साल पुराना प्यार दिलीप सिंह यादव, जिसके साथ उसकी मात्र 12 दिन पहले यानी ये वीडियो बनने के 12 दिन पहले ही शादी हुई थी 5 मार्च 2025 को। ये खुशी इसलिए बड़ी थी क्योंकि काफी कोशिश करने के बाद अपने दोनों परिवारों को राजी कर दोनों इस शादी के बंधन में बंधे थे और 3 दिन के अंदर ही प्रगति ने ससुराल में सबका दिल जीत लिया था। प्रगति और दिलीप अपनी जिंदगी में खुश थे। शादी के 14 दिन बाद यानी 19 मार्च 2025 को औरैया के दिबियापुर में रहने वाले दिलीप ने होली का त्योहार मनाया और अपने काम पर वापस लौट गया। दिन भर काम निपटाने के बाद वो एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए रुका, जहां उसने अपने बड़े भाई संदीप और वाइफ प्रगति को कॉल करके बताया कि उसका बेला गांव में काम खत्म हो गया है और वो वापस आ रहा है। ये कॉल उसने दोपहर के वक्त बेला गांव से की थी और वो दिबियापुर में अपने घर से सिर्फ 27 किलोमीटर दूर था। लेकिन देर शाम तक दिलीप घर वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों ने दिलीप की लोकेशन जानने के लिए उसे कॉल किया, पर कॉल लगी नहीं। सभी को लगा कि दिलीप कहीं काम से रुका होगा, लेकिन रात तक भी जब दिलीप नहीं लौटा और ना ही कोई कॉल आई तो सबको बेचैनी होने लगी। इसलिए फिर से सबने उसे कॉल किया। इस बार कॉल तो उठी, पर उस तरफ से जो आवाज आई थी उसे सुनकर दिलीप के परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये कॉल औरैया पुलिस ने उठाया था। पुलिस ने उन्हें बताया कि दिलीप बुरी तरह से घायल है और अस्पताल में एडमिट है। जवान बेटे की इस हालत का जैसे ही सबको पता चला, पूरा परिवार सदमे में आ गया। सभी अस्पताल पहुंचे, जहां दिलीप जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। दिलीप की ऐसी हालत देखकर उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। सब ये भी सोचकर परेशान थे कि वो प्रगति को कैसे बताएंगे कि दिलीप किस हालत में है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर प्रगति को ये खबर दी गई। प्रगति ने जैसे ही खबर सुनी, उसके ऊपर पहाड़ टूट गया। प्रगति का रो रो कर बुरा हाल था। घर वाले उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे और आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रगति को हिम्मत बंधाते हुए घर वाले उसे लेकर अस्पताल आए, जहां दिलीप एडमिट था। दिलीप की अस्पताल में ऐसी हालत देखकर प्रगति फूट फूट कर रोने लगी। अस्पताल का मंजर इतना दर्द भरा हो गया था कि उस वक्त अस्पताल में मौजूद दूसरे लोगों को भी प्रगति की इस हालत से तकलीफ होने लगी। दिलीप की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। 2 दिन तक जिंदगी से जंग लड़ते लड़ते दिलीप मौत के मुंह में समा गया। 14 दिन पहले हुई शादी की खुशी अभी पूरी तरह से परिवार जी भी नहीं पाया था कि एक हादसे ने इस खुशी के माहौल को मातम में तब्दील कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसी बात का खुलासा किया जिससे ये पता चला कि दिलीप की मौत हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कोई आम लूटपाट का केस नहीं था, बल्कि कोई गहरी साजिश थी। दिलीप को जिस ब्रुटलिटी से मारा गया था वो जानकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पूछताछ के बाद पुलिस को ये क्लियर हुआ कि दिलीप के साथ ये दुर्घटना बेलापुर और दिबियापुर के बीच ही हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दिलीप को काफी मारा पीटा गया था। 21 वर्षीय मृतक दिलीप सिंह यादव अपने 3 भाई संदीप, अक्षय और सचिन के साथ मिलकर अपने पिता समर सिंह यादव के शुरू किए हुए हाइड्रा क्रेन के कारोबार को आगे बढ़ा रहा था। पिता समर सिंह यादव के पास 12 हाइड्रा मशीन और 10 क्रश मशीनें थीं। उनका काम यूपी के 4 जिलों में फैला हुआ था। पैसों से संपन्न इस परिवार की खुशियां अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि 5 मार्च 2025 में दिलीप की शादी अपने बड़े भाई संदीप की साली से होने वाली थी। बड़े भाई संदीप की साली प्रगति यादव के साथ दिलीप 3 साल से रिलेशनशिप में था, लेकिन अपने परिवार को इस शादी के लिए मनाने की खातिर दिलीप को बहुत पापड़ बेलने पड़े, क्योंकि पहले तो उसके परिवार को इस रिश्ते की कोई भनक नहीं थी और इसी वजह से वो दिलीप के लिए लड़की देख रहे थे। लेकिन जब उन्हें इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इनकार कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि एक ही परिवार की 2 बेटियां उनके घर बहू बनकर आएं। पर दिलीप ने कह दिया कि यदि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रगति से। आखिरकार दिलीप और प्रगति की जिद के आगे परिवार हार गया और उनकी खुशी की खातिर वो शादी के लिए राजी हो गए। प्रगति और दिलीप सभी रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंध गए।
शादी से प्रगति और दिलीप दोनों बहुत खुश थे और प्रगति ने अपने प्यार और व्यवहार से 3 ही दिन में पूरे घर का दिल जीत लिया था। लेकिन प्रगति और दिलीप के साथ जो होने वाला था वो शायद ही किसी ने सोचा होगा। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शादी के चौथे दिन यानी 9 मार्च 2025 को प्रगति अपने मायके चली जाती है और दिलीप परिवार के साथ होली मनाकर 19 मार्च को काम पर लौट जाता है। दिलीप बेला गांव में सारे काम खत्म करके वापस घर लौटता है और वो ये बात कॉल करके अपने भाई और वाइफ प्रगति को बताता है। पालिया गांव के पास गेहूं की खेत में 2 गांव वालों को अधमरी हालत में एक आदमी पड़ा हुआ मिलता है। वो उसे मरा हुआ समझकर डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और बाकी गांव वालों को इकट्ठा करके उस जगह लेकर आते हैं। आदमी को बुरी हालत में देखकर गांव वाले इसकी सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंचाते हैं। पुलिस फौरन एम्बुलेंस के साथ पहुंचती है। मेडिकल स्टाफ उसे चेक करता है तो उसकी सांसें चल रही थी, इसलिए बिना किसी देरी की कार्यवाही शुरू होती है। उसे एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। पुलिस मामले की तहकीकात शुरू करती है। पुलिस को आदमी की जेब से फोन मिलता है जो बज रहा था। पुलिस फोन रिसीव करती है। कॉल के उस तरफ दिलीप के परिवार वाले होते हैं और दिलीप के घर में कोहराम मच जाता है। डॉक्टर्स पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि किसी ने दिलीप के सर पर गहरे वार किया है और उसे गोली भी मारी है। शुरुआत में पुलिस इसे एक एक्सीडेंटल केस मानकर चल रही थी, लेकिन सर में बुलेट का मिलना पुलिस को एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। यानी दिलीप को पहले बेरहमी से पीटा गया था और बाद में उसे गोली मार दी गई थी। इसी वजह से पुलिस जब दिलीप के परिवार से पूछती है कि दिलीप की किसी से कोई दुश्मनी थी तो घर वाले इस बात से इनकार करते हैं और कहते हैं उनका लड़का बहुत ही सीधा था। वो सिर्फ अपने काम से ही काम रखता था, न किसी से झगड़ा न कोई डिस्प्यूट। खुद को संभालते हुए दिलीप की फैमिली मामले की FIR दर्ज कराती है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। दिलीप की कंडीशन इतनी सीवियर थी कि सिर्फ 2 दिन बाद यानी 21 मार्च 2025 को वो जिंदगी की जंग हार जाता है। 15 दिन पहले जिस घर में शहनाइयां बज रही थीं, आज उसी घर में चारों तरफ चीख पुकार और मातम का माहौल। घर वालों को जवान बेटे के जाने का दुख तो था ही, अपनी बहू प्रगति जिसकी उम्र केवल 20 साल थी उसकी भी फिक्र थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए त्रिनेत्र सिस्टम का उपयोग करती है। ऑपरेशन त्रिनेत्र उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है जिसके तहत CCTV कैमरास को स्ट्रेटेजिक पॉइंट, क्राइम के हॉट स्पॉट और डार्क स्पॉट्स और हाईवे में इंस्टॉल किया गया है और ये सभी कैमरे कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं। पुलिस इस सिस्टम का उपयोग करती है और उस रूट को खंगालना शुरू करती है जिस रूट से दिलीप बेला गांव से अपने घर वापस आ रहा था। साथ ही पुलिस दिलीप के द्वारा अपने भाई को की हुई आखिरी कॉल की टाइमिंग के आसपास से CCTV फुटेज को चेक करना शुरू करती है। तभी उन्हें पालिया गांव की तरफ जाने वाली सड़क में लगे कैमरा फुटेज में दिलीप बाइक पर 2 लोगों के साथ जाते दिखाई पड़ता है। दिलीप के साथ ये 2 लोग कौन थे ये जानने के लिए पुलिस उनकी आइडेंटिफिकेशन शुरू करती है। तो जो जानकारी मिलती है वो बहुत चौंकाने वाली होती है। दिलीप को बाइक पर बैठाकर ले जा रहा शख्स एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर था जो कई संगीन अपराधों के सिलसिले में जेल जा चुका था। उस वक्त वो बेल के चलते बाहर आया था। दिलीप जैसे सीधे साधे आदमी को एक ऐसे खतरनाक मुजरिम के साथ देखा जाना अपने आप में एक रेड सिग्नल था। पुलिस की एक टीम बिना देर किए हुए रामजी नागर को खोजती है और उसे पकड़कर पूछताछ शुरू करती है। पहले तो रामजी नागर कुछ भी कबूलता नहीं है, लेकिन पुलिस जब अपने तरीकों से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि दिलीप के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट उसे अनुराग यादव नाम के शख्स ने दिया था। दिलीप के घर वाले इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते थे और ये बात पुलिस के पूछने पर उन्होंने बताई। पुलिस भी हैरान थी कि आखिर ये अनुराग यादव कौन है। खैर पुलिस अनुराग यादव को खोजना शुरू करती है और हिस्ट्री शीटर के निशानदेही पर उसे पकड़ लेती है। लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं था, क्योंकि अनुराग यादव के अरेस्ट होते ही पुलिस की एक टीम दिलीप के घर पहुंचती है जहां मातम का माहौल था और परिवार वाले गांव वालों के साथ बैठे थे। पुलिस ऑफिसर दिलीप की पत्नी प्रगति को बुलाकर उससे पूछताछ करने लगती है। घर वालों को लगता है कि केस के सिलसिले में वो प्रगति से सवाल कर रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक पुलिस की टीम की एक लेडी कांस्टेबल प्रगति का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। ये देखकर मौजूद परिवार और गांव के लोग भड़क जाते हैं। पुलिस का रास्ता रोककर पूछते हैं कि उनकी बहू को ऐसे कैसे वो उठाकर ले जा रहे हैं। इस बात के जवाब में पुलिस ने जो बताया उसके किसी भी शब्द पर
घर वालों के लिए यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि पुलिस इस बात का खुलासा करती है कि दिलीप की हत्या की साजिश उनकी घर की बहू और दिलीप की पत्नी प्रगति ने ही रची थी। पहले तो घर के छोटे बेटे की मौत और फिर उसकी मौत में उसकी ही 15 दिन पुरानी पत्नी का हाथ होना सुनकर परिवार हिल जाता है। इस सब की समझ से बाहर था कि दिलीप से प्रगति 3 साल से रिलेशनशिप में थी और इस शादी के लिए उसने सबकी बहुत खुशामद की थी। अपनी मर्जी से मात्र 15 दिन पहले उसने दिलीप के साथ शादी करके जिंदगी की शुरुआत की थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रगति ने दिलीप को मरवा दिया? इस पूरे केस को समझने के लिए हमें पीछे लौटना होगा साल 2020 में, जहां इसकी शुरुआत हुई थी। फफूंद की रहने वाली प्रगति के घर से नजदीक ही अनुराग यादव रहता था। 29 साल का अनुराग बीएससी करने के बाद गांव में ही रहता था। उसके पास कोई काम धंधा नहीं था, लेकिन अपनी झूठी शान भरी जिंदगी का दिखावा वो जरूर करता था। ब्रांडेड कपड़े और जूते, महंगी गाड़ियों का शौक, फ्लाइट से ट्रेवल करना, ये सब शेखी वो अपने गांव में बघारा करता था। अनुराग के इस झूठे रुआब से प्रगति भी बहुत ज्यादा प्रभावित थी। वो धीरे धीरे अनुराग को पसंद करने लगी और अनुराग भी प्रगति को पसंद करता था। परंतु प्रगति उसकी कंगाली का हाल नहीं जानती थी। वो ये नहीं जानती थी कि अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए अनुराग ट्रैक्टर तक चलाता है। अनुराग का घर प्रगति के घर के पास था, लेकिन उनके परिवारों में पीढ़ियों की दूरी थी, क्योंकि एक जमीन के टुकड़े को लेकर उनमें विवाद चल रहा था और कई बार पुलिस तक की नौबत आ जाती थी। ये विवाद बहुत पीढ़ियों से उनके परिवारों में चला आ रहा था। एक दिन जब प्रगति घर से बाहर थी, अनुराग मौका पाकर एक चिट में अपना नंबर लिखकर प्रगति को पकड़ा देता है और फोन करने को कहता है। अब प्रगति के पास अपना खुद का तो कोई फोन था नहीं, इसलिए घर वालों के सो जाने के बाद अपने पिता के फोन से वो अनुराग को कॉल करके उससे बातें करती थी। इस सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे ये बातें मुलाकातों में तब्दील हो गई और प्रगति जब कभी अपनी मौसी के घर जाती तो वो मंदिर जाने के बहाने निकलती और अनुराग को मिलने के लिए बुला लेती। दोनों मंदिर में, होटल में हर बार मिलते और इन दोनों के बीच की आशिकी इस हद तक आगे बढ़ गई थी कि प्रगति के कहने पर अनुराग ने अपना असली नाम मनोज नारायण को बदलकर अनुराग यादव रख लिया। शुरू में तो प्रगति और अनुराग के इस रिलेशन के बारे में उनके घर वालों को कोई भनक नहीं थी, लेकिन इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये बात जल्दी ही दोनों के घर तक पहुंच जाती है। प्रगति अनुराग से शादी करना चाहती थी, परंतु घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस वजह से प्रगति का आए दिन अपने घर वालों से झगड़ा होता। अनुराग से शादी करने की सनक इस कदर बढ़ चुकी थी कि सबको डराने के लिए वो अपनी नस तक काट चुकी थी। अनुराग की जिस हाई फाई लाइफ स्टाइल के सपने प्रगति देख रही थी और उनको सच मान रही थी, वो लाइफ स्टाइल सिर्फ अनुराग का झूठ और फरेब थी। इसके अलावा प्रगति की बहन की शादी 2019 में एक करोड़पति परिवार में हुई थी। अपनी बहन का ऐशो आराम देखकर वो भी एक आरामदायक जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का पता था कि अनुराग शायद उसे वो जिंदगी नहीं दे सकता जिसके की सपने वो देख रही है। ऊपर से प्रगति और अनुराग के घर वाले भी इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करते। वो अपनी बहन की आलीशान जिंदगी जीना चाहती थी, लेकिन अनुराग के साथ। इसलिए अब प्रगति ने अनुराग के दिमाग में एक हैवानियत का बीज बोया, जिससे उसके लालची इरादे पूरे हो सकते थे। जिस घर में प्रगति की बहन पारुल की शादी हुई थी, उस परिवार का छोटा बेटा दिलीप अभी तक शादीशुदा नहीं था। प्रगति का अपनी बहन के घर आना जाना लगा रहता था, वहीं दिलीप भी अक्सर अपनी भाभी के मायके आता जाता रहता था। इसी वजह से प्रगति की दिलीप से मुलाकात होती रहती थी और यहीं से प्रगति ने दिलीप को अपना शिकार बनाने की चाल चली। प्रगति ने सोची समझी चाल के तहत पहले दिलीप से दोस्ती की, फिर मिलने जुलने के बहाने उससे नजदीकियां बढ़ाने लगी। प्रगति के फेंके इस जाल में दिलीप फंस गया। प्रगति अपने असली इरादों को छुपाने के लिए दिलीप से कुछ हफ्ते महीने नहीं बल्कि 3 साल तक प्यार का नाटक करती रही। इस नाटक के बीच उसने दिलीप को अनुराग से भी मिलवाया और न सिर्फ मिलवाया बल्कि दोनों के बीच दोस्ती भी करवा दी। दोस्ती का आलम ये था कि अनुराग और दिलीप एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करते थे। इतना ही नहीं, दिलीप अक्सर अनुराग की पोस्ट पर, फोटोज पर कमेंट किया करता था। दिलीप को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अनुराग को प्रगति अपना दोस्त कह रही है वो प्रगति का प्रेमी है। अनुराग और प्रगति ने मिलकर दिलीप के भोलेपन का फायदा उठा रखा था। जहां एक तरफ प्रगति दिलीप से प्यार का नाटक कर रही थी, वहीं पीठ पीछे अनुराग से हर तरह के
रिलेशनशिप में इन्वॉल्व थी। प्लान के हिसाब से प्रगति दिलीप को ये विश्वास दिला चुकी थी कि वो उसे बहुत प्यार कर सकती है और उसके बिना जी नहीं सकती। दुर्भाग्य ये था कि दिलीप उसके जाल में फंसता चला गया और प्रगति से शादी करने के लिए जिद पर अड़ गया कि यदि वो शादी करेगा तो सिर्फ प्रगति से ही। आखिरकार प्रगति का प्लान सक्सेसफुल हुआ जब दिलीप के घर वालों ने इस शादी को अपनी मंजूरी दे दी। प्रगति इतनी शैतानी दिमाग की लड़की थी कि उसने दिलीप को खत्म करने के लिए और उसकी जायदाद पर कब्जा पाने के लिए न सिर्फ दिलीप को अपने प्यार के जाल में फंसाया बल्कि ससुराल जाके ससुराल वालों का दिल भी जीत लिया। शादी के बाद चौथे दिन प्रगति अपने घर चली जाती है और उसके अपने मायके लौटने की भी असल वजह यही थी कि वो अनुराग से मिलने के लिए तड़प रही थी। 17 मार्च को प्रगति होटल में जाती है जहां वो अनुराग से हमेशा मिला करती थी और वहीं पर प्रगति अपनी ये रील भी रिकॉर्ड करती है जो इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखी है। दिलीप मर जाए और उसका शक इन लोगों पर न जाए, इस मॉडल को एग्जीक्यूट करने के लिए अनुराग अपने मौसेरे भाई दुर्लभ यादव को इस प्लान का हिस्सा बनाता है, जो कि लड़ाई झगड़े और क्रिमिनल बैकग्राउंड का था। दुर्लभ ने पूरे मामले को समझा। उसके बाद अपने दोस्त और हिस्ट्री शीटर रामजी नागर को हायर किया और रामजी नागर को दिलीप को खत्म करने के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी, जिसमें 1 लाख रुपए काम से पहले और 1 लाख रुपए काम हो जाने के बाद देना था। पर दिक्कत यह थी कि कंगाल अनुराग और प्रगति के पास इतने पैसे थे ही नहीं। प्रगति दिमाग लगाकर मुंह दिखाई में मिले 70,000 रुपए अपने पास ही रखी हुई थी। बाकी बचे 30,000 रुपए उसने दिलीप से मांग लिए। अपनी बीवी के इरादों से अनजान दिलीप को भनक तक नहीं थी कि उसी के पैसों से उसी की मौत का सौदा किया जा रहा है। पैसों की व्यवस्था हो जाने के बाद ये लोग इस बात का इंतजार करने लगे कि कब सही मौका मिले, कब दिलीप अपने घर से काम पर निकले और उसे इस तरह मौत के घाट उतारा जाए कि लोगों को दिलीप की मौत हत्या नहीं बल्कि कोई हादसा नजर आए। 19 मार्च 2025 को जब दिलीप बेला गांव से अपने घर वापस लौट रहा था तब उसने भाई के साथ प्रगति को भी कॉल की थी। प्रगति ने तुरंत ही अनुराग को दिलीप की लोकेशन बता दी। अनुराग दिलीप की पहचान कराने के लिए रामजी नागर, दुर्लभ और शिवम को उस लोकेशन तक लेकर गया। उसकी पहचान कराने के बाद वहां से खुद वापस लौट आया। इसके बाद इन तीनों ने दिलीप का पीछा करना शुरू किया, जो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर भी आ रहा है। दिलीप का पीछा करते करते एक सुनसान जगह में ये तीनों उसका हाइड्रा रुकवाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करने का नाटक करते हैं कि उनकी कार खराब हो गई है इनकी, इसलिए उन्हें दिलीप की मदद चाहिए। उनकी असलियत से नावाकिफ दिलीप उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। दिलीप उनसे उनकी कार की लोकेशन दिखाने की बात करता है जिससे वो उनकी मदद कर सके। इतनी आसानी से दिलीप को मानता देखकर रामजी नागर अपने और दुर्लभ के बीच उसे अपाचे बाइक पर बैठा लेता है और लोकेशन दिखाने के बहाने दिलीप को पालिया गांव में गेहूं के खेत के बीच ले जाता है, जहां रामजी नागर का दोस्त शिवम दूसरी बाइक से उसी लोकेशन पर पहुंचता है। दिलीप उस खेत के चारों तरफ नजर घुमाता है लेकिन उसे कार नहीं दिखती जिसके लिए उसे लाया गया था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, कुछ कह पाता, तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। पहले वो लोग उसे मारते पीटते हैं, बंदूक की बट से उसके सिर पर कई वार करते हैं और इसी गर्मा गर्मी में दुर्लभ गुस्से में आकर देसी कट्टे से दिलीप के सिर के पीछे गोली मार देता है। सभी को लगता है दिलीप मर चुका है, इसलिए वो तीनों दिलीप को उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं। प्रगति और अनुराग के हिसाब से उन्होंने इस प्लान को बहुत ही अच्छी तरीके से अंजाम दिया था, लेकिन पुलिस को मिली सीसीटीवी फुटेज से वो लोग एक एक करके पकड़ लिए गए और फिर सारे रहस्य से पर्दा उठ गया। रामजी नागर, प्रगति और अनुराग के अरेस्ट होने की खबर फैल गई। दुर्लभ और शिवम यादव फरार हो गए, इसलिए पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम रख दिया। इसके साथ ही पुलिस ने कई जगहों पर चेक पॉइंट्स भी बनाए। आखिरकार 27 मार्च 2025 की रात को शहबाजपुर मुंबा एरिया में बने पुलिस चेक पोस्ट को जब दुर्लभ और शिवम क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस उन्हें पहचान लेती है। वो भागने की कोशिश करते हैं पर पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है। दोनों पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवाबी फायरिंग में पुलिस दोनों के पैरों पर गोली मारकर उन्हें दबोच लेती है। पुलिस ने उनके पास से 2 पिस्तौल और जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल
मोबाइल फोन, आधार कार्ड और 3,000 रुपए बरामद किए थे। फिलहाल इन पांचों पर भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के सेक्शन 101 यानी हत्या के लिए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 और 62 यानी आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा और आपराधिक षड्यंत्र की सजा के लिए, और धारा 35 लगाई गई है जिसके तहत किसी व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने का दोषी माना जाता है। इन चारों धाराओं के तहत यदि अपराध सिद्ध हुआ तो इन्हें उम्र कैद या फांसी हो सकती है। लेकिन जैसा कि आमतौर पर हमारे कानून व्यवस्था या न्याय व्यवस्था में होता है कि हत्या के दोषी को भी या हत्या के मुजरिम को भी बेल मिल जाती है, जैसे कि राम जी नागर को मिली थी और वो फिर बाहर आके हत्या करता है। प्रगति अपनी झूठ और लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वो सही और गलत का फर्क भूल चुकी थी। उसे ये भी ख्याल नहीं आया कि इस कारनामे के बाद उसकी बहन का घर भी बर्बाद हो जाएगा। आज की घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि हमारी मेहनत और प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।